माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, अभी आप लोग जब परीक्षा हॉल में नहीं गए हैं तो खास करके सेकंड सिटिंग वाले बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि पूरा एक सेट देने वाले हैं और इस सेट में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में टकराएंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी के अभी आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लें। हम कम समय में, बहुत ही कम समय में पूरा क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आप लोगों को बहुत जल्द ही पूरा क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और प्यारे बच्चों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और हम आपको पूरे परीक्षा तक भरपूर मदद कर सकें और इसी प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए सीधे हम लोग बिना समय गवाए हुए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से टोटल 80 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 40 का जवाब आपको देना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में आपको पता है कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया था, लेकिन चीन शामिल नहीं है। तो पहला का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, दूसरा नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था, जब आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हुआ था। उसके बाद वियना कांग्रेस रखा गया था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया का चांसलर कर रहा था। चलिए आगे बता दीजिए, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बता दीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, जरा जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो यूरोपीय संघ का हुआ था। जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, किसका हुआ था, यूरोपीय संघ का हुआ था। क्या हो जाएगा, सही जवाब कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। तो जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बताइए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नरोत्तम सिंघानुक किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिंघानुक, तो नरोत्तम सिंघानुक थे कंबोडिया के। पांचवा का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे। आगे चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चलित रेलवे इंजन का आविष्कार, 6 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा। तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, तो 7वां का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में। यदि आपका जवाब 1907 है तो बिल्कुल सही है। यदि प्यारे बच्चों आपका जवाब 1907 ईस्वी है तो बिल्कुल सही है। और ध्यान रखिएगा, जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर है, क्या कह रहा है जल्दी से आप हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि गोल घर कहां स्थित है। गोल घर कहां स्थित है, फटाफट से आप लोग बताइए। यह तो एकदम आसान सा प्रश्न है कि गोल घर पटना में है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। एफ डी रूजवेल्ट ने। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बता दीजिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। जिस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना था ना, जिस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट राजा बना था, नेपोलियन संहिता उसी वर्ष लागू हुआ था, यानी कि 1804 ईस्वी में। डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब, डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। जल्दी से बता दीजिए आप लोग, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग बताइए। फ्रैंकफर्ट की संधि सबको पता है कि 1871 ईस्वी में हुआ था, तो डी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बता दीजिए अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ जी, तो 12 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब बताइए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से बता दीजिए 13 का सही जवाब क्या होगा। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। तो 1991 में नई आर्थिक नीति आया था। सी ऑप्शन सही होगा। 1991 में नई आर्थिक नीति आया था। आगे बता दीजिए अब
आगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है, तो यहां पर बैंकिंग हो जाएगा। बैंकिंग जो है वह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि कार्य आता है, आपको पता है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आते हैं, तो बैंकिंग जो है ना एक तरीके से उद्योग क्षेत्र में ही हो जाएगा, समझ गए ना। या फिर तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा, बैंकिंग जो है वह तृतीयक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर के बाद 15 नंबर है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के लिए केंद्र हैं। किस उद्योग के केंद्र हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आगे आपके आगे है, सीमेंट है, आयरन और स्टील है, चीनी है, वस्त्र है। तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर में आयरन कंपनी है, लोहा का कंपनी है, स्टील कंपनी है, आप लोग जानते हैं। तो जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे बता दीजिए अब 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है औसत आय, ध्यान रखिएगा। 16 का बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 16 का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर परीक्षा के पहले पूरा देख लीजिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में। 17 का जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं ना, तो यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। आगे बता दीजिए राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होगा, सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, पारिवारिक आय, उत्पादन के साधन। राष्ट्रीय आय का मतलब हो जाएगा सरकार की आय। 19 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उत्पादन के साधन की आय। सही जवाब प्यारे बच्चों यहाँ डी नंबर ऑप्शन होगा, उत्पादन के साधन की आय। तो यहां पर जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल सही जवाब है, उत्पादन के साधन की आय। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब बताइए 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन फटाफट से बताइए आप लोग। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। 20वां नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था, फटाफट से आप लोग बताइए। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून प्यारे बच्चों कब लागू हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 1986 में। 20 का बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 20 का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आप लोग देख करके जाना, हम बहुत जल्दी से खत्म कर देंगे। अब बताइए 21वां नंबर क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो भूमि विकास बैंक के द्वारा अल्पकालीन ऋण, के दीर्घकालीन, के मध्यकालीन, के इनमें से सभी। 21 नंबर क्वेश्चन जवाब कौन सा होगा, भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। तो जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन। और अब उसके बाद कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में ध्यान रखिएगा पूंजीवादी और समाजवादी दोनों है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है, 23 नंबर क्वेश्चन। तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है। तो डी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बता दीजिए आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी प्रभावित हुआ था। 24 का बच्चे ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। 26 नवंबर 2004 को डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, और प्रभावित हुआ था बंगाल की खाड़ी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, बताइए। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण होता है केबल का टूट जाना। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। केबल जब, यानी कि जब तार ही टूट जाएगा तो संचार व्यवस्था तो बाधित हो जाएगा ना, तो इसलिए ए ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे अब 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ किस चीज को क्षति पहुंचाती है। तो बाढ़ फसल को, भवन को, पशुओं को, उपयुक्त सभी को हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही होगा। आगे बताइए अब 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग आप लोग पढ़े हैं ना, तो स्वर्णिम चतुर्भुज किस चीज से संबंधित है। तो राजमार्ग है, तो सड़क मार्ग से संबंधित हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा।
हाँ बिल्कुल, बी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन बताइए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए? उच्च भूमि पर जाना चाहिए ताकि वहां पर पानी न पहुंच सके, तो उच्च भूमि पर, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बता दीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर और कह रहा है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? 29 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब ध्यान रखिएगा, जनता दल यूनाइटेड जो है ना, नीतीश कुमार वाला पार्टी, यह क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ध्यान रखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो जनता दल यूनाइटेड। आगे बताइए 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? बताइए, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? 30वां नंबर क्वेश्चन बताइए, फटाफट से बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, पंचायत का चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई है? भारत के किस राज्य से पंचायती राज, तो पंचायती राज राजस्थान से हुआ था, 31 का डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 31 का डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो आपको पता है ना, आपातकाल लगा था, वर्ष 1975 में क्या लगा था? आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी का सरकार था, तो ध्यान रखिएगा देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। 33 का जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिक हो जाएगा, 34 का ए नंबर ऑप्शन। देखिए जरा, 34 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 35 नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो 35 नंबर कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, नहीं यह तो नहीं हो जाएगा, यह विविधता को नहीं बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। डी ऑप्शन सही जवाब होगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर, क्या कह रहा है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना ही नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है। तो 36 का जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बताइए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहा है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जरा देखिए तो यहां पर, तो झारखंड हो जाएगा। जरा आप बताइए जल्दी से, कौन सा होगा सही जवाब? जवाब हो जाएगा झारखंड, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही जवाब होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ भी एक बार आगे निकला है, लेकिन झारखंड आप लोग लगा लीजिए अपने किताब के अनुसार। चलिए आगे बढ़िए जी, 38 नंबर क्वेश्चन बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो 38 नंबर क्वेश्चन जवाब ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा राजस्थान में उपयुक्त रूप से है, तो राजस्थान ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बताइए 39 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना, तो 39 का सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, तो 39 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहां है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहां है? तो जवाब क्या होगा? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहां है? तो पश्चिम बंगाल में है, ए ऑप्शन। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? 41 नंबर बताइए, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे बता दीजिए 42 नंबर, कह रहा है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? 42 नंबर क्वेश्चन बताइए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो कोयला प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा है, लेकिन विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो बी ऑप्शन ही होगा सही जवाब। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बताइए। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहां है?
बताइए तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तो क्या हो जाएगा, हाजीपुर में होगा ना। 43 का डी ऑप्शन। कितने बच्चे बता रहे हैं? अगर 43 का डी बता रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन 44 है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा जल्दी से बताइए। कह रहा है कि चावल क्या है? चावल एक खरीफ फसल है, सब लोग जानते हैं, तो ए ऑप्शन सही होगा 44 का, ए नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी कौन नहीं है बताइए। निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। टिस्को हो गया, सेल हो गया, डाबर हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड। 45 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? सेल हो जाएगा ना यहाँ पर, देखिए तो 45 का सी ऑप्शन सही होना चाहिए। 45 का सी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन खनिज जो है वह झारखंड के कोडरमा से संबंधित है? तो कोडरमा में मुख्य रूप से प्यारे बच्चों अभ्रक ज्यादा पाया जाता है। कोडरमा बॉक्साइट ज्यादा पाया जाता है या अभ्रक ज्यादा पाया जाता है? शायद कोडरमा में बॉक्साइट ज्यादा पाया जाता है। समझ गए ना, 46 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए कौन खनिज कोडरमा से संबंधित, इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है ना, बॉक्साइट ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 47 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए 47 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन बताइए, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम। देखिए ऑपरेशन फ्लड ना दूध से संबंधित था, तो यह श्वेत क्रांति हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो लीची के उत्पादन के लिए प्यारे बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है वह सबसे आगे है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। कितना हमारा आय हुआ और कितना हमारा व्यय हुआ, दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? बचत कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार कौन नहीं? 50वां नंबर क्वेश्चन जवाब हो जाएगा अधिविकर्ष। अधिविकर्ष जो है ना वह बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट से, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में, तो 51 का सही जवाब क्या कौन सा होगा बताइए? पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋण का लेन देन होता है, दीर्घकालीन जो कि लंबे समय के लिए दिया जाता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। बताइए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग बता दीजिए, किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है? यह कहा था महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन होगा 52 का प्यारे बच्चों। यदि सी नंबर ऑप्शन आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, क्या करा है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन सा है? तो 53 का सही जवाब कौन सा होगा बताइए? 53 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, शिक्षा जो है वह गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, तो बताइए तो 54 का सही जवाब कौन सा होगा? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा और ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। तो ज्वारीय ऊर्जा नहीं होगा जी, यह हाँ ज्वारीय ऊर्जा ही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बताइए, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह वाला तो बहुत बार पूछा भी गया है, तो भीभिया इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। बताइए गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 55 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब ध्यान रखिएगा 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 लाख वर्ष पूर्व। चलिए 20,000 वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व होगा। हाँ चलिए बी नंबर ऑप्शन है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो चावल खरीफ का फसल हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार की फसल कौन नहीं है? तो देखिए जूट रेशेदार है, सन रेशेदार है, कपास है, गन्ना रेशेदार फसल नहीं है, तो सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बताइए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? 58 नंबर क्वेश्चन जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन की गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था? 59 नंबर क्वेश्चन बताइए, गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था ना वह जर्मनी में हुआ था, जर्मनी ऑप्शन में जरूर होगा।
कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? जवाब हो जाएगा कैक्सटन ने। बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए 61 नंबर क्या कह रहा है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी की क्रांति के नाम से जानी जाती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन, देखिए लाल सेना का गठन और लाल कुर्ती का गठन दोनों अलग अलग होता है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? लाल सेना का गठन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा ट्रोट्स्की ने किया था। ट्रोट्स्की ने। और लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। दोनों में अंतर होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। लाल सेना का गठन किया था, इसने क्या किया था? लाल सेना का गठन किया था। समझ गए ना? चलिए ऐसा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 63 नंबर क्वेश्चन बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ध्यान रखिएगा 63 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तख्त श्री हरिमंदिर जी साहिब कहां स्थित है? तख्त श्री हरिमंदिर जी साहिब, जो 64 का जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कहां में है? हरिमंदिर साहिब पटना में है ना, पटना साहिब में है, आपको पता है, जहां पर गुरु गोविंद सिंह का गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। इसका जवाब तो सबको पता होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए अब। 66 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र से है, क्योंकि जो कृषि कार्य करते हैं ना वो वहीं क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं। वहीं क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं। जो पशुपालन करते हैं तो दूध उत्पादन वहीं से संबंधित होता है श्वेत क्रांति। तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस, तो 67 का सही जवाब कौन सा होगा? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 22 मार्च बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर में। ध्यान रखिएगा सोनपुर में। ए ऑप्शन सही होगा। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर में, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, आगे बता दीजिए आप लोग। आगे बता दीजिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो जवाब हो जाएगा शेर शाह सूरी का। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार, तो 70 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। 70 का जवाब हो जाएगा फ्लाइंग शटल मशीन है, जॉन के हो जाएगा। जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। बस अब 10 क्वेश्चन और बच गया है बच्चों, देख ही करके जाइएगा आप लोग, देख लीजिए जल्दी से। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? दुर्गापुर जो है ना वह पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के पास है। दुर्गापुर जो है वह पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेडौन युद्ध कब हुआ था? बताइए तो, सेडौन का युद्ध कब हुआ था? सेडौन का युद्ध, तो 72 का सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा 1870 में हुआ था सेडौन का युद्ध, और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत क्या हो गया था? हाँ चलिए आगे बता दीजिए 73 नंबर क्वेश्चन, हिगेल कौन था? हिगेल कौन था बताइए। जर्मनी का एकीकरण पूरा, हाँ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था ना फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत, उसके पहले सेडौन का युद्ध हुआ था। चलिए हिगेल कौन था बताइए। हिगेल कौन था प्यारे बच्चों? हिगेल एक दार्शनिक था। हिगेल एक दार्शनिक था। 73 का सही जवाब कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बताइए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्च 1936 में, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में एक समझौता होता है, उस समझौते को हनोई समझौता कहा जाता है। क्या? हनोई समझौता। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे बच्चों 75 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? 1911 में वापस ले लिया गया था। 75 का बी ऑप्शन सही होगा। 75 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन को 1911 में वापस ले लिया गया था।
आगे कह रहा है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। तो 76 का जवाब हो जाएगा एस तरंग, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कुल जल का ध्यान रखिएगा 97%, यानी 97% भाग जो है वह महासागरों में निहित है। आगे बता दीजिए 77 के बाद 78 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो पुनपुन नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब सेकंड लास्ट है 79 क्वेश्चन। गेहूं फसल है तो गेहूं रबी का फसल है, तो सबको पता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो बी ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है ना पंचायती राज व्यवस्था से है। 80 का जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही है, पंचायती राज व्यवस्था में बलवंत राय मेहता समिति का सिफारिश गया था, तो 80 का बी ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों 80 क्वेश्चन बता दिए और अब हम उम्मीद करते हैं कि आपका परीक्षा में 80 में से 80 नंबर आ जाएगा, क्योंकि सोशल साइंस की तैयारी के लिए यह हमारा सबसे अंतिम वीडियो था। तो प्यारे बच्चों अभी के बाद से आप लोग जाइए आराम से बिंदास होकर के परीक्षा दीजिए। हम भगवान से दुआ करते हैं, आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि आप लोगों का टोटल सही हो, 80 में 80 सही हो, समझ गए ना। एक दो क्वेश्चन में हमको इसमें डाउट लग रहा था, अगर एक आध क्वेश्चन मिस्टेक अगर हो गया हो तो उसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा, हमें डाउट लग रहा था, लेकिन अगर सही हो गया हो तो फिर अच्छी बात है। और प्यारे बच्चों आप लोग एग्जाम देकर के आइए, और कल आप लोग का अंग्रेजी का परीक्षा है ना, तो कल अंग्रेजी के लिए क्रिस सर आपके बीच आ चुके हैं और क्रिस सर शानदार तरीके से क्वेश्चन लेकर के आए हैं ताकि आप लोग का क्वेश्चन टोटल लड़ जाए। अंग्रेजी में भी आपको डरना नहीं है, पास होने से मतलब नहीं है, अंग्रेजी में भी हम लोग 80-90 नंबर आराम से ला सकते हैं और लाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अभी आप लोग जाइए, हमारा ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के, और आराम से सेकंड सिटिंग वाले बच्चे परीक्षा में भाग लीजिए और आराम से परीक्षा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं बाबू, मिलते हैं आप लोगों से हम शाम में आकर के मिलते हैं और देखना है कि कितना क्वेश्चन लड़ता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, लव यू सो मच।